दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट टाइम टेबल एसएससी एस्पिरेंट के लिए क्या हो सकता है। देखो वैसे एक बात करूं, टाइम टेबल जैसे कुछ चीज़ नहीं होती। मैंने 10वीं 12वीं में ना कॉपियां भर रखी हैं टाइम टेबल बनाने से, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और आज मैं क्या करता हूं, आज इस तरीके से एक पेपर पे नोट्स टारगेट बना के लिखता हूं और मुझे उसको अपने पूरे पूरे दिन में अचीव करना होता है कि मुझे आज ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ये रिवीजन करना है, इसका पढ़ना है, इसकी पीवाईक्यूज ढूंढ के स्लाइड्स बनानी है और इस ये वाली वीडियो एडिट करनी है। हालाँकि छोटे-छोटे टारगेट्स मैं लेता हूँ, इतने सारे टारगेट नहीं लेता है, जो कि मैं लगभग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेता हूँ कि रात के 12-1 बजे तक मेरा सारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से लेना है आपको भी। तो आपको टारगेट बना के चलना है। ये नहीं कि सुबह मुझे 6 बजे उठना है, फिर 7 से 8 एक्सरसाइज करना है, फिर 8 से 10 मेरे को मैथ पढ़ना है, फिर 10 से 12 मुझको इंग्लिश पढ़ना है, फिर 12 से 1 मुझे लंच करना है, फिर 1 से 3 मुझे रीज़निंग पढ़ना है, फिर 3 से 5 मुझे जीके जीएस पढ़ना है, फिर 5 से 6 इस तरीके से ऐसे नहीं बनाया जाता यार। ऐसा केवल आपको 2-3 दिन अच्छा लगेगा, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ॉलो कर पाओगे। लेकिन उसके बाद ये डेली-डेली कहीं आपको बीच में कुछ जाना कहीं जाना पड़ जाए, कहीं आपको कुछ वैसा काम आ जाए, तो फिर वो उस दिन ब्रेक हो जाता है। उससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हमारी वहाँ से कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगती है, जो कि हो जाती है मैक्सिमम नहीं 99% केसेज़ में हो जाता है। तो आपको टारगेट्स बनाना है, टाइम टेबल पे फ़ोकस नहीं करना। सबसे पहला पॉइंट मैंने इसी लिया। आपको ये भी नहीं देखना कि हाँ, मैं कितने घंटे पढ़ा। मुझे 8 घंटा डेली पढ़ना है, चाहे मैं इसमें पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ, लेकिन मुझे 8 घंटा किताब खोल के सामने नहीं, आपको टारगेट बना के चलना है कि मुझे आज इतना रिवीजन करके चलना है, 20 क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ लगाने हैं इतना और ये वाला 1-2 लेक्चर देखना है। ये इस तरीके से आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लो, तो आपको टारगेट बना के चलना है, ना कि सिलेबस और ना कि टाइम टेबल वगैरह बना के चलना है। और जब भी आप डेली गोल्स बनाते हो ना, एक रियलिस्टिक वे में बनाओ। मैंने आपको बताया ना, मैं छोटे-छोटे टारगेट्स बनाता हूँ जो कि कंप्लीट हो जाएँ लगभग पूरे दिन में, और मैं बीच-बीच में ब्रेक्स वगैरह लेता हूँ उनके हिसाब से भी। मतलब छोटे टारगेट जो कि कंप्लीट करना पॉसिबल हो जिनको। अब भारी-भारी टारगेट बना दोगे कि यार आज मैं ना पूरा अलजेब्रा रिवीजन करूँगा, आज पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करूँगा, आज पूरा परसेंट 3 चैप्टर पूरा-पूरा, जो कि इम्पॉसिबल है एक ही दिन में, अगर आप अपने पूरे के पूरे फुल नोट से कर रहे हो। और फिर उसके बाद 200 क्वेश्चन भी लगाऊँगा मैथ्स के। कितना इम्पॉसिबल सा है भाई, ये तो मतलब जो टॉपर है, जो एकदम बहुत ज़्यादा 8-8 10-10 घंटा पढ़ता है फुल एफिशिएंसी के साथ, उसके लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपको रियलिस्टिक डेली गोल बनाना है, छोटे-छोटे टारगेट बनाना है, जो कि इतना होना चाहिए कि हाँ, मैं एक सही स्पीड से चल भी रहा हूँ, मतलब एक अच्छी स्पीड से चल भी रहा हूँ और अचीवेबल भी है ये टास्क। उसमें से अगर आप जितना भी टास्क बनाते हो, सपोज़ 100 टास्क बनाते हो 100%, तो उसमें से अगर आप 80% टास्क भी अपना कंप्लीट बना देते हो, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? वरना पता चले आप अपना टारगेट बना लियो एकदम 100%, बहुत कुछ ज़्यादा ही हाई, और केवल कंप्लीट कर पाते हो 20% ही, तो डिमोटिवेट तो होना ही है। होना ही होना है डिमोटिवेट। आपको रात में ऐसा लगेगा कि यार टारगेट अपना बच्चा नहीं है, अच्छा नहीं है, इसमें तो मैं कर ही नहीं पा रहा, एक ही टारगेट पूरा करने में मेरा पूरा दिन निकल जा रहा है। तो आपको छोटे-छोटे टारगेट्स निकालना है। अगर आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज़ करना है, तो आपको ऐसे लेके चलना है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के केवल 6 पेज आज रिवीज़न करूँगा, बाकी के 6 पेज मैं कल रिवीज़न करूँगा। फिर मेरे को अलजेब्रा के 3 पेज आज रिवीज़न करूँगा, बाकी के मैं कल रिवीज़न करूँगा। ऐसे-ऐसे अलग-अलग टारगेट लोगे तो आपका मन भी लगेगा। आप एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन लगोगे पढ़ोगे तो आपका मन भी नहीं करेगा। तो अलग-अलग चीज़ पढ़ोगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ, मैं 15 क्वेश्चन अपने पीवाईक्यूज़ बना दूँगा इनके। तो ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे टारगेट अब आप ही बना दो, इसको 150 क्वेश्चन कर लो, तब तो आपको डेफिनिटली डिमोटिवेट होने वाला है, क्योंकि ये कंप्लीट होने वाला नहीं है इतना ज़्यादा। 150 क्वेश्चन लगाने में आपको 3-4 घंटे लग जाएँगे। तो फिर वहाँ से जाके फिर गड़बड़ है कुछ। तो आपको रियलिस्टिक डेली गोल बनाने हैं, ठीक है? अगला है आपको वीक सब्जेक्ट्स पे अपना ज़्यादा समय देना है। देखो माना कि मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है और मैं इंग्लिश में ही फिर अपना इंग्लिश ही पढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इंग्लिश अच्छी लगती है। तो अगर थोड़ा-सा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ यार बोरिंग लग रहा है, तो मैं इंग्लिश लेके बैठ जाता हूँ, या फिर सबसे ज़्यादा जब जाता हूँ तो भी इंग्लिश पढ़ता हूँ, जब आता हूँ तो भी इंग्लिश पढ़ता हूँ। कई बच्चे होते हैं ना, मैथ उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो जब मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ तो भी मैथ सबसे पहले पढ़ता हूँ। घर पे भी मैं केवल मैथ ही पढ़ता हूँ। लाइब्रेरी से आते समय भी, आने से पहले भी मैथ मैथ ही रिवीज़न कर रहा हूँ, देखा हूँ मैंने। तो मैं मैथ्स ही पढ़ते रह रहा हूँ, ज़्यादातर समय मेरा मैथ्स में ही जा रहा है। ऐसा नहीं करना है आपको। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, अच्छा चलो ठीक है, ये भी माना कि आपका मैथ्स जो है वो ज़्यादा वीक है, सबसे आपके कम नंबर इसी में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपका मैथ्स वीक है, तो क्या आपके बाकी के सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं जो आप मैथ्स में सबसे ज़्यादा समय दे रहे हो? आपके इंग्लिश में भी तो उतने ही नंबर आ रहे हैं जितने मैथ में आ रहे हैं। अच्छा चलो मैथ में अगर आपके 15 नंबर आ रहा है, तो इंग्लिश में कौन-सा ज़्यादा आ रहा है? इंग्लिश में तो 20 से 25 आ रहे हैं, इसमें कौन-सा ज़्यादा आ रहा है? तो दोनों को अभी ये दोनों एक ही स्टेज पे हैं, ठीक है? तो दोनों को बराबर-बराबर समय दो। आई बात समझ में? हालाँकि अगर आपके इंग्लिश में आ रहे हैं इतने कि 40 से 45 नंबर आ रहे हैं और आपके मैथ में आ रहे हैं 15, फिर आप मैथ में ज़्यादा समय दो, लेकिन इसको भी पर्याप्त समय दो। ये भी आपका उतना ही काम आने वाला है जितना मैथ काम आने वाला है। ये भी 50 नंबर का है, इसका भी वेटेज 50 नंबर का है। तो जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, उन पे आप ज़्यादा समय दो, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, उनको छोड़ मत देना, उन पे भी समय देना है आपको। बैलेंस बना के चलना है, ठीक है? ऐड डेली रिविज़न स्लॉट। देखो रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उसकी तरह, अगर आपने एक घड़ा है और उसमें पानी भरते जा रहे हो और नीचे से छेद है, तो आपका सारा पानी गिर जाएगा। अगर आप डेली पढ़ते जा रहे हो, रिविज़न नहीं कर रहे, तो आप जितना भी पढ़ोगे सब भूल जाओगे एक समय के बाद। लेकिन रिवीजन करोगे तो जो भी आप पढ़ रहे हो वो स्टोर एक तरीके से हो रहा है आपके दिमाग में।
आप ही सोचो ना, जो आज पढ़ रहे हो 1 साल तक आपको याद रखना है, क्योंकि 1 साल बाद ही आपका पेपर होगा, अगर लेके चलते हैं, अगर आपने आज स्टार्ट किया या फिर 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आपको 1 साल तक याद रखना है। अब वो ऐसे तो नहीं है कि आप स्टार्टिंग के बस यहाँ पे नोट्स बना के अलमारी में रखते रहो और जब पेपर आएगा तो उसमें से रिवाइज कर लोगे। नहीं, ऐसे नहीं होता भाई, भूल जाओगे। आपके आधे नोट्स बनाए हुए, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको समझ में नहीं आएँगे। तो आपको वीकली या फिर डेली या फिर जैसा भी आपका टारगेट हो सकता है, जैसा भी आपका समय है कि मुझे लगभग 8 से 10 दिन में हर हर एक बार मुझे देख लेना है, हर एक बार रिवीजन करना है। तो उससे क्या, हमारे दिमाग में जो उसकी उससे रिलेटेड जो यादें होती हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, रिवाइज़ हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, रिवीजन को लेके चला करो, एक अलग शेड्यूल बना के चला करो कि हाँ भाई, मुझे रिवीजन करना है। बाकी मॉक टेस्ट का एक टाइम फिक्स करो। देखो, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको बोला कि आपके 50% प्रिपरेशन वैसे होगी लेक्चर्स वगैरह से, पीवाईक्यूज वगैरह से, और जो आपकी 50% प्रिपरेशन है वो मॉक टेस्ट से होगी, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि हम इससे 50% कंसेप्ट तो सीख लिए, लेकिन हमको इम्प्लीमेंट करने ही नहीं आया। हम एक क्वेश्चन को अभी भी एकदम आराम से बैठ के 10 मिनट में बना रहे हैं, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट देखेंगे, बार-बार टाइमर चल रहा है, यार ये तो 50 हो गया, यार अब तो 30 ही मिनट बचे, यार अब तो 10 ही मिनट बचा है, तो बार-बार हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा, यार ये तो सारे सवाल मैं सोल्व ही नहीं कर पाया। अगली बार जब आप मॉक दोगे तो आपको लगेगा कि आपकी स्पीड बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि आपको अब दिमाग में ऐसा लगा कि यार पिछली बार मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए थे केवल टाइमिंग की वजह से। तो अब आपका फोकस रहेगा टाइमिंग पर भी और एक्यूरेसी पर भी और स्पीड पर भी। तीनों पे बैलेंस बना के चलना है। वरना पता चले केवल टाइम पे फोकस रहे, स्पीड पे फोकस रहे, एक्यूरेसी पे फोकस ही नहीं रहा, आपके सारे सवाल गलत गए, तुक्का के चक्कर में आप 2 मिनट में सारे बना लिए। ठीक है? तो आपको मॉक टेस्ट ये सारी चीज़ें फिक्स करता है कि आप जब मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें ये सारी चीज़ें आप सीखते हो कि मेरा जो सवाल है वो एक्चुअली कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ मुझे रिवीजन की कमी है, कौन-सा चैप्टर मेरा वीक है, कौन-सा चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, और टाइम का मैं किस तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं, कैलकुलेशन में मेरी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं कि नहीं, या फिर ज़्यादा समय लग रहा है। तो इसका ना, अब ये तो सारी चीज़ें कि आप मॉक टेस्ट से सीखोगे, क्यों मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये सारी पॉइंट्स हैं। इसका एक टाइम फिक्स बनाने का मतलब ये है, जिस भी एग्ज़ाम में सपोज़ आपके जो एग्ज़ाम होते हैं लगभग मैक्सिमम 3 स्लॉट में होते हैं, तो आपको उन्हीं 3 में से कुछ एक ऐसा स्लॉट चूज़ कर लेना है कि मैं आज मंडे को सपोज़ इस स्लॉट में करूँगा, मतलब सुबह वाले स्लॉट में, फिर ट्यूसडे को दोपहर वाले स्लॉट में और वेडनेसडे को शाम वाले स्लॉट में, इस तरीके से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी इन्हीं तीनों स्लॉट में से कोई एक आएगा। तो या तो आप कोई सा भी एक चूज़ कर लो 1 महीना के लिए, या फिर इस तरीके से बदलते रहा करो। मतलब ये फिक्स टाइम होता है जिसमें हम मॉक टेस्ट, एक्चुअली क्या होता है ना, हम इन स्लॉट में अपने ब्रेन को एक तरीके से ट्रेन करते हैं। जैसे कई बच्चों को दोपहर में बहुत ज़्यादा नींद आती है। अगर उनको दोपहर में स्लॉट मिल गया, तो ऐसे तो चांसेस है ना कि उस दिन भी आपको उबासी आएगी, उस दिन भी नींद आने के चांसेस रहेंगे। तो आपकी आप सोओगे नहीं, इतना बात ठीक है। आपकी मैं बात मानता हूँ कि आप सोओगे नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे पेपर दे रहे हो। लेकिन आपकी एफिशिएंसी ज़रूर डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपके पास अभ्यास नहीं है ना, आपने अभ्यास नहीं किया इस समय आपने पेपर देने का। आपकी जो ब्रेन है वो उतनी एफिशिएंसी से नहीं काम करेगी जितना अगर आप अभ्यास कर लेते डेली दोपहर में काम करने का, उस हिसाब से करती तो। तो आपको एक फिक्स टाइम बनाना है, जो भी आपके अनुकूल हो। जो भी आपका मतलब पेपर, मतलब जिस समय भी हो सकता है, उसको मान के आपको एक टाइम बनाना है कि मुझे डेली इस समय मॉक टेस्ट लगाना है। आप अपने ब्रेन को ट्रेन करो उसके हिसाब से, मॉक टेस्ट के हिसाब से, ठीक है? बाकी अपने भाई प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज़ को ज़रूर इंक्लूड करो, क्योंकि एसएससी जो है ना, एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें लगभग 60 टू 70% पीवाईक्यूज़ का ही सबसे ज़्यादा रोल रहता है। फिर जो बाकी के 30 से 40% होते हैं, वो तो अपने नए होते हैं, लेकिन इन्हीं पीवाईक्यूज़ से ही मिलके वो बने होते हैं। अगर आपके ये पीवाईक्यू वाला स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला भी आपका डेफिनिटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? आई होप आपको समझ अच्छा, ये पीवाईक्यूज़ करना कैसे है? देखो, जो क्लास क्वेश्चंस करवाते हैं ना, वो एक्चुअली पीवाईक्यूज़ होते हैं और कुछ नहीं होते, वो पीवाईक्यूज़ ही होते हैं। बाकी आप मॉक टेस्ट कर सकते हो, चैप्टर वाइज़ भी मॉक टेस्ट आते हैं, या फिर आप सेक्शनल मॉक्स भी दे सकते हो अलग-अलग सब्जेक्ट्स के। या फिर अगर आप ये तीनों कर लिए हो, तब आप उसके बाद बुक खरीदोगे। हालाँकि मैं आपको पहले रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको बुक खरीदना है, क्योंकि बुक में आप केवल 1-2 चैप्टर लगाओगे, फिर उसके बाद बुक ऐसे ही पड़ी की पड़ी रहे। बुक बहुत ज़्यादा मोटी होती है, देख के एक दिमाग खराब हो जाता है, यार इतनी सारी बुक मैं कैसे लगाऊँगा? एक ही चैप्टर में 200 250 क्वेश्चन होता है, उसी को लगाने में 10-10 दिन लग जा रहे हैं, तो मैं पूरी बुक कैसे खत्म करूँगा? और ऐसे 4 बुक, 4 सब्जेक्ट के 4 बुक होंगे। तो आप जितना टीचर करा रहा है और मॉक टेस्ट, इन्हीं सब पे ध्यान दो। बाकी ये बुक वगैरह के पीछे मत पड़ो। बुक खरीद लो, आप ब्लैक बुक की खरीद लो, बाकी आप कोई थ्योरी वाली बुक खरीद लो जीके जीएस में, जैसे फैटमैन हो गया, लिटिल बॉय हो गया, और इंग्लिश वाली मैम जो नीतू मैम, उनकी खरीद लो थ्योरी के लिए। मैथ्स का अगर आपको ज़रूरत है कि मैथ्स यार मेरी ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे चाहिए एक पीवाईक्यू की बुक तो लगता है, तो एक ही खरीदो। ऐसा नहीं कि मैथ्स की भी पीवाईक्यू की बुक खरीद लो, रीज़निंग की भी कर लो, इंग्लिश की भी। इतने सारे पीवाईक्यू की बुक आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इतनी मोटी-मोटी बुक्स होती हैं, इतनी मोटी-मोटी बुक्स इन सभी की। किरण पब्लिकेशन की अगर मैं बोलूँ, या पिनेकल की भी तो इतनी मोटी है, इतनी मोटी है पिनेकल की भी। तो नहीं लगा पाओगे यार, मतलब सारी पूरी बुक लगाना, और अगर आप बुक लगा रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो कि चाहते हो कि मैं बुक लगाऊँ, तो कम से कम उसको 3 से 4 बार लगाओ। तो
एक एक बार बुक लगाने से अच्छा जो भी आपका टीचर क्लास क्वेश्चन करवा रहा है उसको 3-4 बार लगा लो, आपका हो जाएगा भाई। है ना? मतलब इतना कुल मिला के ये है कि जो भी आप लगा रहे हो, चाहे वो क्लास क्वेश्चन लगा रहे हो, चाहे बुक लगा रहे हो, आपको कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर लगाना है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि क्लास क्वेश्चन लगा लो, इसी को आप 3-4 बार लगा लो, हो जाएगा आपका। वरना क्लास क्वेश्चन तो आपको देखना पड़ेगा, कांसेप्ट कहाँ कहाँ से सीखोगे? क्लास क्वेश्चन देखोगे 1-2 बार, फिर उसके बाद बुक लगाओगे 1-2 बार। इससे अच्छा आप इसी को 2-4 बार लगा लो, क्योंकि बेटर हो जाएगा यही। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने टाइम टेबल को ओवरलोड मत करो। ये तो उससे रिलेटेड है जो मैंने आपको टारगेट बनाया कि आपको डेली टारगेट बना के पढ़ना है। उसमें टारगेट इतना ज़्यादा मत ठूस दो कि आप कंप्लीट ही ना कर पाओ। आपने 100% सपोज़ यहाँ पे 100% टारगेट बनाया, उसमें केवल आपका 20% टारगेट कंप्लीट होने में ही रात हो गई। इतना भी ज़्यादा आपको हैवी टाइम टेबल नहीं बनाना, हैवी अपना डेली गोल नहीं बनाना है। टाइम टेबल नहीं, यहाँ पे गोल लिखो, ठीक है? डोंट ओवरलोड योर गोल या फिर डोंट ओवरलोड योर टारगेट्स वगैरह। तो एक ऐसे टारगेट्स बनाओ जो कि अचीवेबल हो, पॉसिबल हो, उसको सीमित समय में कंप्लीट करना, ठीक है? बाकी ब्रेक लो अपने बिटवीन सेशन के। एक्चुअली मैंने एक पोमोडोरो टेक्निक बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था, वीडियो पड़ी है चैनल पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप ना 25 मिनट के सेशन बना के पढ़ा करो। 25 मिनट का पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक। देखो इस हिसाब से आप देखो कितने 100 मिनट पढ़ लिया। 100 मिनट मतलब लगभग 1 घंटा 40 आवर पढ़ लिया, और कितने देर में? लगभग 2 घंटे में आपकी जो एफिशिएंसी है वो 1 घंटा 40 आवर की एफिशिएंसी आ गई। अगर आप 2 घंटा लगातार बाँटोगे ना तो आपका उतना दिमाग फ़ोकस से काम नहीं कर पाएगा। आपका केवल 1 ही घंटे का एफिशिएंसी आएगा, आउटपुट निकल के आएगा। लेकिन आपने 25 मिनट, 5 मिनट, 25-5, 25-5, 25-5 इस तरीके से ब्रेक ले लेके करा तो 100 मिनट ऐसे आपने पढ़े हैं, और बीच में 5-5 मिनट ब्रेक लिया, तो उसका आपका दिमाग रिफ्रेश हो गया है, फ्रेश हो गया, और फिर से आप पूरी एफिशिएंसी से काम करोगे, पूरा फ़ोकस के साथ काम करोगे। अच्छा, इन्हीं 5 मिनट में ब्रेक के समय आप रील्स वगैरह देखने लगे तो फिर आपका जो अगला का 25 मिनट है, वो भी इसी 5 मिनट वाले ब्रेक में ऐड हो जाएगा। तो जो ब्रेक है आपका 5 मिनट का नहीं, फिर वो 30 मिनट का हो जाएगा। तो आपको ब्रेक में मोबाइल वगैरह बिल्कुल नहीं छूना। टहल सकते हो, पावर नैप ले सकते हो, दोस्तों से बातें कर सकते हो, लेकिन हाँ, मोबाइल नहीं छूना, और दोस्तों से बातें भी जब करना तो अपना ये सोच के चलना कि मुझे 5 मिनट बाद फिर से जाना है, 25 मिनट का फिर से सेशन लगाना है। ये नहीं कि 5 मिनट फिर आपका 15 मिनट में बदल जाए, नहीं, 5 मिनट का ही सेशन रखना है ब्रेक वाला, ठीक है? बाकी अपने ट्रैक करो डेली जो भी आप टारगेट वगैरह कर रहे हो, अपने आप को डेली ट्रैक करो। एक कॉपी वगैरह बना लो, एक छोटी-सी 10 वाली कॉपी ले लो। उसमें देखो कि आज मैंने समय बर्बाद तो नहीं किया, आज मैंने क्या-क्या किया। उसी में अपने टारगेट्स भी लिखो और उसको इस तरीके से क्रॉस करते रहो। इससे आपको ये पता चलेगा कि कल मैंने ये चीज़ किया था और ये पूरा हो गया, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर रखा है। कल ये पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसको क्रॉस नहीं कर रखा। इससे क्या है ना, जब आप डेली खुद को ट्रैक करोगे तो आपको एक मोटिवेशन फील होगा कि हाँ भाई, मैं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा दिन बर्बाद जा रहा है। ठीक है? जब हम उसको देखते हैं तो। तो ये चीज़ें मेंटेन करते हैं तो एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है भाई, पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलता है। बाकी आप जो भी इंटरव्यूज़ वग़ैरह देखते हो टॉपर के टाइम टेबल को आप कॉपी मत करो। हर किसी की जो ब्रेन का जो होता है वो तरीका अलग होता है काम करने का। हर किसी के जो ब्रेन होते हैं उसमें न्यूरॉन्स अलग होते हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स अलग होते हैं, तार अलग-अलग होते हैं हर किसी के। तो अगर आप कॉपी करोगे टॉपर्स को देख के कि भाई वो डेली सौ-सौ वोकैब पढ़ता था, डेली सौ-सौ याद करता था, उसने तो 3 महीने में ही सिलेक्शन ले लिया। इसने अगर 3 महीने में सिलेक्शन ले लिया, मैं कैसे ले पाऊँगा यार? ये तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं तो बिल्कुल ही बुद्धू हूँ। तो ऐसे नहीं होता। अपने पे फ़ोकस करो, कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करो और खुद के अंदर बिलीव करो। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका माइंडसेट है कि आपका माइंडसेट कैसा है? क्या आपका माइंडसेट हारने वाला है कि अगर मैं हार गया तो मैं यार मेरे से नहीं हो पाएगा? क्या आपका माइंडसेट जीतने वाला है कि हाँ भाई, मैं जीतूँगा, अगर मैं आज हार रहा हूँ, भले ही मेरे मॉक टेस्ट में 200 में से 40 नंबर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से एक उम्मीद जगी है, एक चिराग है कि नहीं यार हो सकता है मेरे से, मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा। धीरे-धीरे आज 40 हैं, कल को 140 हो जाएँगे। तो धीरे-धीरे खुद को इम्प्रूव करो। आज 40 है ना, कल को तो नहीं होंगे, कल को 42 तो होंगे, फिर 50 तो होंगे कभी ना कभी। मेहनत तो करूँगा तो 50, ऐसा तो नहीं कि आप 40 पे ही पड़े रहोगे, मेहनत तो करोगे तो। मेहनत करोगे थोड़ा-थोड़ा, भले ही थोड़ा-थोड़ा बढ़ेगा। आप बिलो एवरेज बालक हो, अभी आपको सब चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप काम करोगे डेली कंसिस्टेंसी के साथ, तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको 1-1% इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इवन मैंने जब बुक पढ़ी थी वो वाली एटॉमिक हैबिट वाली, तो उसमें लिखा था आपको खुद को केवल 1-1% ही डेली इम्प्रूव करना है। 1-1% जब आप खुद को इम्प्रूव करोगे ना, इतना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे कि बहुत ज़्यादा पूरे साल में आप खुद को इम्प्रूव कर लोगे। लेकिन वहीं आप सोचोगे एक दिन में 10% इम्प्रूव कर लूँ, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ, फिर उसके बाद 3-4 दिन गायब। फिर एक दिन मन जगा, मोटिवेशनल रील्स देख ली, फिर से 20% मैंने खुद को इम्प्रूव किया। ये कुछ काम नहीं आने वाली। डेली केवल 1-1% इम्प्रूव करो, लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ डेली इम्प्रूव करो। बात आई समझ में? बाकी अपने जब लास्ट में ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस हो जाएँ, तो जैसे यूट्यूब पर कई सारे टीचर्स हैं, आपको ये करवाते हैं।
कि 100 टॉप मैथ क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है मिक्स चैप्टर के होते हैं, तो आप इनकी इनके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। अलग-अलग सब्जेक्ट के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो यूट्यूब पर इस तरीके से। क्योंकि जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, तो भाई हम चैप्टर वाइज़ सारे सवाल करते हैं, और जब इस तरीके की चीज़ें हम करते हैं, तो इसमें सब कुछ मिक्स होता है और सवाल भी तो मिक्स से आने वाले हैं मॉक में। तो हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो हमें बहुत हेल्प मिलती है, और बार-बार स्विच करना पड़ता है हमारे दिमाग को, इस चैप्टर में, कभी इस चैप्टर में, कभी पहले ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, फिर अलजेब्रा का, फिर प्रॉफिट लॉस का, फिर डिस्काउंट का, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो बार-बार जब हम स्विच करते हैं, तो एक हैबिट हमारी बनती है, एक लेवल बढ़ता है हमारा, और जो हम चाहते हैं वो एफिशिएंसी बनती है हमारे दिमाग की, क्योंकि पेपर में तो सब अलग-अलग चैप्टर से आने वाले हैं। चैप्टर वाइज़ मॉक होगा, सपोज़ नाउन का ही केवल चैप्टर वाइज़ हो, तो आपको तो पता ही है यहाँ पे जितने भी एरर है वो नाउन से रिलेटेड होने वाले हैं। आपको कहाँ से पता चलेगा यहाँ पे जो एरर है वो एक्चुअली वर्ब से रिलेटेड है। तो अगर आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता चलेगा हाँ, यहाँ तो वर्ब का भी एरर हो सकता है, नाउन का भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे कौन-सा बेटर होगा, यहाँ वर्ब का। तो मिक्स जब आप सवाल करोगे, तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये खैर कब करना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, जब आप मॉक टेस्ट देने की कगार पे हो, आपका 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही भाई। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट समझाए, सब आपको समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही हमने बात किया कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए कैसे सेल्स ब्रांड का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो अगर अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करे, ध्यान दे, टाइम टेबल बनाने पे फोकस नहीं करना है, आपको इन चीज़ों पे फोकस करोगे, तो आपका डेफिनिटली रिजल्ट बेटर निकलेगा। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही भाई। अगले वीडियो में मिलते हैं हम किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।